Regarding so this growth part, generally it requires a lot of capital or at least earnings आपको ग्रो करनी पड़ती है. हम नॉर्मल इंडियंस को लगता है कि ओनली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स प्रॉफिटेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स प्रॉफिटेबल नहीं होते. व्हाट इज फीलिक्स हॉस्पिटल्स बिजनेस मॉडल? डेट फंडिंग से बहुत ग्रो कर सकते हो अगर आप सही से टाइमली इंटरेस्ट सर्व कर रहे हो, टाइमली आप प्रिंसिपल सर्व कर रहे हो और जो आपने ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं अगर उनको अचीव कर रहे हो. अभी आपका 900 बेड का हॉस्पिटल है, राइट सर? 850 बेड पाइपलाइन में. अभी एक 200 बेड का चल रहा है हॉस्पिटल, एक 100 बेड का चल रहा है. What is your plan to scale up and do 4x? In the industry, कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हो. So can you break down and give some specific examples कि कौन कौन से टच पॉइंट पे आपने कस्टमर का जो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वाव किया है एंड कैसे कर पा रहे हो ये? How do you get great reviews on Google? And I think you have answered that already कि अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आउटपुट तो बहुत अच्छा We are आएगा. best in the industry in terms of ratings. क्या प्लान है विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? हाउ डू यू इंक्रीज दैट टू से 3400 बेड्स? बड़े बड़े हॉस्पिटल नाम नहीं लूँगा, कोई भी हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड नहीं देता है. हाउ डज फीलिक्स हॉस्पिटल्स एंड हाउ डू यू इंटेंड टू सॉल्व इट? डॉक्टर से बड़ा कौन सा इन्फ्लुएंसर हो सकता है? जितना जल्दी डिस्चार्ज कर दो उतना फायदा है. Welcome to another episode of Mohit's Mantra, the podcast for people who wanna thrive and not just survive. I am your host Mohit Beriwala. I'm an entrepreneur, investor, and a lifelong learner who's constantly curious about one thing: what makes us grow? Grow in money, in business, and in life. I sit down with people who inspire me, people who are path breakers, people who've done something extraordinary. We dissect their mindset, their philosophies, their discipline, their mental habits, and let's use that to grow faster, live better, and basically, of course, thrive and not just survive. Today's guest is someone who's transformed the medical industry in India. He is Dr. Dharmendra Kumar Gupta, a healthcare expert, entrepreneur, author, and he's the founder of Felix Hospitals. He was honored as the Entrepreneur of the Year award. He's received UP's first gold quality certificate. He's partnered with ASSOCHAM, FICCI, and very, very importantly, with Niti Aayog as well. He's an author as well. Dr. Gupta, welcome to today's episode. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, could you take us through your entrepreneurship journey? तो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है. मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ एंड आई बिलोंग टू ए रूरल प्लेस. शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट है नाम, वहाँ पे थी. और उसके बाद आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप टिल 9 ईयर ऑफ एज एट दैट प्लेस ओनली. और उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, अर्ली प्रीमेच्योर डेथ हुई थी, तो मैं आई मूव टू नोएडा. तो एंटरप्रेन्योर जर्नी तो वहाँ से स्टार्ट हो गई. जब मैं नोएडा आया था स्कूलिंग से स्टार्ट हो गई थी. हाँ. पैसे नहीं थे तो बहुत बार होता था कि और जॉब्स करनी पड़ती थी आपको कि स्कूल की फ़ी फंड करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत बार होता था. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मेडिकल कॉलेज गए, स्कूलिंग करी, फिर MBBS किया, MD किया. उसका फॉलोअप में कुछ गवर्नमेंट जॉब की, बट दिमाग में था कि कुछ अपना करना है. तो इसी उद्देश्य से फिर हम लोग हॉस्पिटल में पहले नर्सिंग होम खोला. पहले छोटा क्लिनिक था, फिर नर्सिंग होम था, फिर 50 बेड का हॉस्पिटल, फिर 100 बेड का, फिर 150, फिर 200 किया. अभी 850 बेड 900 बेड के आसपास पाइपलाइन में है और फ्यूचर चल रहा है, आगे प्लान और है एक्सपेंशन का. तो ऑर्गेनिक एंड ऑल बहुत. तो दिस इज़ ब्रीफ अबाउट माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. जर्नी स्मूथ तो नहीं होगी? हाँ, जर्नी तो कोई भी स्मूथ नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है. और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तो ऑब्वियस सी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है. बहुत सारे चैलेंजेस थे, फंड के, फाइनेंस के, टीम के, सिस्टम के, प्रोसेस के, नॉलेज सेट के, स्किल सेट के. अब सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आज एंटरप्रेन्योर विल नॉट बी सक्सेसफुल. तो सारे चैलेंज आए मेरे रास्ते में, धीरे धीरे वन बाय वन क्रॉस किया उनको, आगे बढ़े और आगे अभी और लंबा जाना है. फैंटास्टिक. आई रिमेंबर सर, आप मेरे को एक बार बता रहे थे कि मोहित, द नोएडा में जो जोनिंग का कुछ आई थिंक इशू हुआ था, उसके कारण हॉस्पिटल आपकी जो क्लिनिक थी वो बंद हो गई थी, राइट सर? तो व्हाट वाज इट एंड आपने फिर क्या किया एंड वहाँ से कैसे रीस्टार्ट किया? बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स फंसते हैं बट वहाँ से रिकवर करके कैसे ग्रो करें, दैट जर्नी एंड दैट माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही बोला आपने मोहित भाई. तो एक बार जब हम लोगों ने पहला अपना स्मॉल क्लिनिक था, क्लिनिक से नर्सिंग होम बनाया था
और दिस इज बात है 2010 के आसपास की। तो जब नर्सिंग होम खोला था उसके लिए हमने पहली फंडिंग कराई थी, फाइनेंसिंग कराई थी, बैंक से डेट लिया था, 10 लाख का लोन लिया था, 5 लाख की सीसी लिमिट ली थी, और उसी से बना के रेंटेड बिल्डिंग में नर्सिंग होम बनाया, जो नहीं इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर, उसमें 3 मंजिल तक तो नर्सिंग होम था, टॉप पे हम लोग रहते थे वहाँ पे। सारा एग्रीमेंट, सारा स्टेचुरी कंप्लाइंसेस, सारा लीगली करके स्टार्ट किया। बड़ी शिद्दत से 18-20 बेड थे उसमें। बट उसके 1 महीने के बाद ही डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी रेजिडेंशियल एरिया में नर्सिंग होम्स हैं, दे हैव टू बी शट डाउन, बिकॉज नोएडा एक प्लांट सिटी है, ईयर मार्क्ड स्पेस पे ही आप खोल सकते हो। क्लिनिक उन्होंने अलाउ किया था। नोएडा के सारे डॉक्टर्स गए उसके अगेंस्ट, सबने बोला कि मैं नर्सिंग होम नहीं चला रखा, क्लिनिक ही चलाया हुआ है, बेसिक सर्विसेज हैं, आप अलाउ कर दो। तो उन्होंने नहीं अलाउ किया, बिकॉज मैं थोड़ा सा पहले भी स्ट्रगल कर चुका था अपनी स्कूलिंग में, मेडिकल एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ों में लीगली, और टाइम भी था मेरे पास उस समय। तो मैंने सारा स्टडी किया वो डिसीजन, एंड आई ट्राइड। मैंने अपना पर्सपेक्टिव रख के सुप्रीम कोर्ट को अकेले अप्रोच किया। यू अपील टू सुप्रीम कोर्ट अपने आप अकेले, विदाउट एनीवन्स बैकिंग? नहीं, कोई बैकिंग नहीं थी उसमें, मतलब उसके भी कहानी है, कई सारे एडवोकेट के पास गया, उन्होंने भगा दिया, मना कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। मेरे अभी बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड हो गए हम। तो एक एडवोकेट हैं LR सिंह साहब, ही इज़ ए वेरी सीनियर गाय। उनके पास क्या, उनको कहानी बताई, मैंने बताया कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनके बेस में हमें रिलीफ मिल सकता है। देन ही अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने मेरे बिहाफ पे एक अपील फाइल की, डॉक्टर रश्मि गुप्ता के बिहाफ पे, बेसिकली मेरी वाइफ जो पार्टनर है। तो वो फिर जब हम लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग्स हुई बहुत सारी मल्टीपल, और उसमें फाइनली अगर किसी को जीत मिली तो वो हमारी अपील पे मिली। तो उसमें लिखा गया ऑर्डर में, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, डॉक्टर रश्मि गुप्ता हैज़ क्लोज्ड हर नर्सिंग होम इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड देयरफॉर ए स्पेशल स्कीम शुड बी लॉन्च फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट फॉर नर्सिंग होम इन हॉस्पिटल्स। तो उस स्पेशल स्कीम में हमें फिर प्लॉट स्कीम लॉन्च की गई, ऑक्शन हुआ उसका। पैसे नहीं थे उसमें भी, बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिकॉज हम लोग तो बहुत क्लिनिक वाले लोग थे, डॉक्टर्स थे। हाँ, बैंक लोन लेके आपने लिया, चालू किया, और फिर वही पूरी गड़बड़ा गई। तो वही वाले कह रहा हूँ, विजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ड्रीम ही बड़ा नहीं करते बहुत बार। यू डिड नॉट गिव अप होप, यू वर कंप्लीटली एट इट। तो हाँ, मतलब वो लगा जैसे कहीं सोचना भी नहीं था, कभी सोच भी नहीं सकते थे। विजन भी छोटा ही था पहले, तो मेरा भी छोटा ही था। मेरा भी ये विजन था कि भाई ग्राउंड प्लस 3-4 फ्लोर का घर होगा, अपना इंडिपेंडेंट हाउस होगा, जिसको खरीद लेंगे बाद में। अभी तो रेंटेड है, अब बाद में उसमें क्या करेंगे, नर्सिंग होम वहीं बना लेंगे, वहीं रहेंगे आराम से। मैक्सिमम 99% डॉक्टर्स यही करते हैं एक्चुअली। हाँ, वो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, बिकॉज हमें उतना ही सोचना आता है, उतना ही करना आता है। बट वो ऐसी एक प्रॉब्लम हुई, और हर प्रॉब्लम के नीचे मैं मानता हूँ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि भाई हम बड़े प्लॉट के लिए बिड कर सकें। तो पैसे नहीं थे तो घर बेचा, जिसमें पैदा हुआ वो घर बेचा, फ्लैट्स, प्लॉट्स, घर, ज़मीन जो भी थी हमारे पास, पर्सनल लोन लिए बैंक से, जो बजाज फिनसर्व टाइप की बैंक होती हैं, डॉक्टर्स लोन होते हैं, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से लोन लिए, और फिर प्रोमोटर्स मार्जिन इकट्ठा किया। पहले तो प्लॉट का अलॉटमेंट कराया तो अथॉरिटी से, तो उसके लिए पैसे जमा करने थे, वो करे। फिर वो अब प्लॉट आ गया मेरे पास, पैसे नहीं थे फंडिंग के लिए, कुछ फाइनेंसिंग के लिए प्लॉट। तो बहुत सारे VCs को अप्रोच किया, PE को अप्रोच किया कि भाई कुछ मिल जाए, इन्वेस्टर्स मिल जाएँ। बट अब सही बात भी थी, बिकॉज उस समय हमारी कोई कंपनी में कोई पोटेंशियल नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं थी, कोई ट्रस्ट नहीं था, कोई ब्रांड नेम नहीं था, कोई पोजिशनिंग नहीं थी। लोगों ने मना किया, अब इसी बात रिजेक्शंस बहुत सारे थे। देन आई अप्रोच गवर्नमेंट बैंक्स। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो फॉर्चुनेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सपोर्टिव थी सरकार। तो कई सारे बैंक्स को अप्रोच किया, तो डेट फंडिंग कराई। डेट फंडिंग में 3-4 बैंक से सैंक्शन ले, फिर नेगोशिएशन किया। नॉर्मली पहले कमर्शियल लोन्स जो आपको याद होगा 7 साल से ज़्यादा नहीं होते थे, हाँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता था, EMI वगैरह बहुत हाई होती थी। तो मैंने फिर 12 साल के लिए रेट ऑफ टेन्योर कराया, उसका डोर टू डोर पे मेरे पेमेंट। 2 साल का मॉरटोरियम लिया, 1 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड लिया, और उसके बाद उसमें स्टेप अप पेमेंट कराई, बैलूनिंग कराई, सो दैट हम लोग ग्रीन फील्ड में सर्वाइव कर पाएँ हॉस्पिटल में। कि देख, हॉस्पिटल बड़ा हाई कैपेक्स और हाई ओपेक्स बिजनेस है, तो इसमें अगर आपका कैश फ्लो ठीक नहीं है तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर वो हम लोगों ने उसको मतलब मीन्स बड़ा फास्ट बनाया। मतलब 2 साल का टाइम मिला था हमें, बट 1 साल में फास्ट बना के स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और उसके बाद जो भी स्टेचुरी कंप्लाइंसेस थे, NABH है, NABL है, लाइसेंसेस हैं, 30 के आसपास लाइसेंस होते हैं हॉस्पिटल चलाने के लिए, लेने पड़ते हैं आपको।
बहुत सारे एक्रेडिटेशंस होते हैं, वो लेने एकदम, पड़ते हैं, एकदम। इम्पैनलमेंट्स कराने पड़ते हैं, जैसे CGHS है, जिप्सा है, प्राइवेट इंश्योरेंस हैं, तो वो कराए। तो फाइनली मतलब वो जर्नी थी, बड़ी टफ थी, बहुत स्ट्रगल थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट हार नहीं मानी, इसलिए शायद या भगवान ने सपोर्ट करते रहे, कुछ ब्लेसिंग्स थी कि लिखा था किस्मत में कि आपको इस रास्ते पे जाना है, तो उस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। अमेजिंग है। आई रिमेंबर योर जर्नी, जब आप पहली बार मैंने सुना था आपका जर्नी, मुझे गूजबम्स आ गए थे। सो आज भी मुझे वही गूजबम्स आए हैं। दिस इज सो इंस्पायरिंग दैट यू डिड नॉट गिव अप, यू नॉट ओनली फॉट, यू रीस्टार्टेड, और आपने जब रीस्टार्ट किया आपने मेक श्योर कि फाइनेंसिंग, जहाँ पे जो लोग उतनी दूर की सोच नहीं पाते हैं, आपने उसको भी सोचा। बलूनिंग होता है, लाइसेंसेस, मॉरेटोरियम, कंस्ट्रक्शन पीरियड, यू सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग। पहला CMA जो बनता है ना, जो कैश फ्लो बनता है, हाँ। बिजनेस मॉडल बनता है, जो देते हैं हम लोग बैंक को, मैंने मेरे चार्टर अकाउंटेंट बैठ के मिल के बनाया था कि DSR कितना होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करना है, इनफ्लो कैसे आएगा, आउटफ्लो कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे होगा, GP क्या होगा, EBITDA क्या होगा, ठीक है, कैसे हम मतलब बहुत सारे रेशियो होते हैं, डेट इक्विटी रेशियो है, 3-4 जो रेशियो जो मेंटेन करते हैं बैंक को, वो कैसे देखने हैं आपको। CMA को हमने जो दिया था, टचवुड, एक अच्छी बात जो थी हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं तो यही कहूँगा, अगर बैंक का आपको डेट फंडिंग से बहुत ग्रो कर सकते हो, अगर आप सही से टाइमली इंटरेस्ट सर्व कर रहे हो, टाइमली आप प्रिंसिपल सर्व कर रहे हो, और जो आपने ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं अगर उनको अचीव कर रहे हो, तो जो बैंक को नंबर दिए थे हमने हमेशा उनको सुपरसीड किया, ऑलवेज। हमें कभी नहीं कहना पड़ा कि हमें इससे कम रेवेन्यू हुआ है, हमारा इससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा। बैंक को अगर मैंने 10 बोला तो मैंने 15 किया, 15 बोला तो 20 किया, 20 बोला तो 25 किया, 25 बोला तो 50 किया, 100 किया, ऐसे नंबर से क्रिएट किए। बैंक का कॉन्फिडेंस बहुत सारा था, तो उन्होंने सेकंड लोन दिया, थर्ड लोन दिया, फोर्थ लोन दिया, फिर टेक ओवर कराया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा सस्ता मिल गया बिकॉज ऑफ भाई ब्रांड वैल्यू और जो नंबर्स अच्छे थे। तो मुझे लगता है ट्रैक कि रिकॉर्ड भी अच्छा था। हाँ, डेट रिकॉर्ड, अगर डेट से ग्रो कर सकते हो, अगर आपके पास विजन है, प्लानिंग है अच्छे से, और अगर टाइमली आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सर्व कर रहे हैं। फैंटास्टिक सर। यू, अभी आपका 900 बेड का हॉस्पिटल है, राइट सर? 850 850 बेड पाइपलाइन में। अभी एक 200 बेड का चल रहा है हॉस्पिटल, एक 100 बेड का चल रहा है, बाकी 200 वाला 400 6 महीने के अंदर हो जाएगा, 100 वाला 200 बेड का हो जाएगा अगले 6 महीने 8 महीने में। एक ग्रीन फील्ड बन रहा है 250 बेड का, वो भी नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछने वाला था कि यहाँ से 4x कैसे करेंगे सर? व्हाट इज योर प्लान टू स्केल अप एंड डू 4x? नहीं, 4x नंबर्स की बात नहीं करनी है कि नंबर्स में करना है, 4x करना है हमें क्वालिटी में, कि हमें पेशेंट केयर कैसे इंप्रूव करनी है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव करना है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, नंबर्स बाई प्रोडक्ट है। हम लोग नंबर से फोकस करते हैं, इसलिए शायद बहुत बार हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी टीम अच्छी है, क्लिनिशियंस अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, आपकी प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम है, या आपकी प्रोसेस ड्रिवन क्लिनिकल केयर है या नॉन क्लिनिकल केयर है, पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सुपर वाव एक्सपीरियंस है, हैप्पी होके जा रहे हैं, सेटिस्फाई होके जा रहे हैं, तो पेशेंट कई लोगों को रेफ़र करेंगे आपके पास, आपके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। कुछ क्रिटिकल केसेस हैं, अगर वो अच्छे निकल जाएँ आपके पास, ये बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं, अगर वो सर्वाइव करते हैं, अच्छे प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, उनका रिजल्ट ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो फिर डेफिनेटली आपके नाम का डंका बजने लगता है। फिर नंबर्स तो अपना 4x का 10x कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि हाउ डू यू गेट ग्रेट रिव्यूज ऑन गूगल, एंड आई थिंक यू आंसर दैट ऑलरेडी, कि अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आउटपुट तो बहुत अच्छा वी आ आर जाएगा। बेस्ट इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स, एक्सटर्नल रेटिंग ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फैंटास्टिक। सो बेड अभी 850 बेड्स है, लाइक क्या प्लान है विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? हाउ डू यू इंक्रीज दैट टू से 3400 बेड्स? हाँ, तो अभी तो जो करंट बेड्स हैं इनको अगले 2 साल के अंदर हमें स्टेबलाइज करना है, जो हॉस्पिटल पाइपलाइन में इनको बनाना है, लॉन्च करना है, उनको प्रॉफिटेबल है, हॉस्पिटल को ब्रेक इवन करना है। सारे एक प्रोसेस होती है पूरी, क्या ग्रीन फील्ड है, ब्राउन फील्ड को एक्विजिशन करते हो तो आपको एक्रेडिटेशंस लेने पड़ते हैं, पैनलमेंट्स कराने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लेने पड़ते हैं, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, टीम हायर करनी पड़ती है, सिस्टम लगाने पड़ते हैं, प्रोसेस लगानी पड़ती है, SOP लगानी पड़ती है, तो ये सारा कुछ करना पड़ता है, फिर लॉन्च करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगले 1 साल में सारी चीज़ें हो जाएंगी। मीन वाइल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक तो ये कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करना सोच रहे हैं कि कुछ एक्विजिशन करेंगे ब्राउन फील्ड हॉस्पिटल का, वो प्लान में है, तो दैट एक हम 1000 बेड का नंबर इस साल या अगले साल उसको ले लें। इस साल ही हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके बाद जब एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी पैरेलली करेंगे, अगर कोई अच्छी लोकेशन मिलती है, कहीं पे अच्छी लैंड मिलती है, लोकेशन बहुत अच्छी है, कैचमेंट एरिया अच्छा है, टारगेट ऑडियंस अच्छे हैं, लोगों का पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अच्छा है,
ऐसी जगह जहाँ पे मिलता है, टीयर 2 सिटीज है जहाँ पे अभी तक एक्सेसिबिलिटी कम है, लोगों को सर्व करना है, तो ऐसी जगह कहीं कोई हॉस्पिटल मिलता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, कोई पोजीशन मिलता है, तो वो भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग में है वो भी। Regarding so this growth part, generally it requires a lot of capital, or at least earnings आपको grow करनी पड़ती है, and at least हम नॉर्मल इंडियंस को लगता है कि ओनली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स प्रॉफिटेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स प्रॉफिटेबल नहीं होते। व्हाट इज फिलिक्स हॉस्पिटल्स बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल नहीं, हमारा केयर मॉडल है। आपका केयर मॉडल अच्छा है तो बिजनेस अपने आप अच्छा हो जाएगा। केयर मैंने बताया कि अगर आप पेशेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, उनके हर टच पॉइंट पे सुपर पावर एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उनको हर उनकी नीड को सॉल्व कर रहे हैं, नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन उनको मैच कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन उनको मैच कर रहे हो आप, पर्सनल टच मिल रहा है उनको, पर्सनलाइज केयर मिल रही है उनको, फॉलोअप बहुत अच्छा हो रहा है, कनेक्शन में इंगेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली मतलब फिर तो कोई रास्ता ही नहीं, वो तो आप बेस्ट करोगे इंडस्ट्री में, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिपेंडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर इफ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब आई एम टेलिंग एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, मैं सर से ये जो क्वेश्चन पूछूंगा इसके आंसर्स को मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूंगा, एंड आई एम श्योर आप भी इंप्लीमेंट कर पाओगे। सर, इन दी इंडस्ट्री कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हो, सो कैन यू ब्रेक डाउन एंड गिव सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि कौन कौन से टच पॉइंट पे आपने कस्टमर का जो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वाव किया है, एंड कैसे कर पा रहे हो ये? तो आप किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो हेल्थ केयर है, कोई भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, रिटेल है, FMCG है, कुछ भी है, मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी है, तो अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस किसी की नीड को फुलफ़िल कर रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रही है, डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रही है, वो लोग सुपर वाव एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, सर्विस हिट हो जाएगी। टाइम लगता है बहुत बार, ठीक है, प्लस मार्केटिंग सेल्स लोग कहते हैं, बट मैं मार्केटिंग सेल्स में भरोसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर आप अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, ठीक है, उसको इतनी सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि उसके सारे सॉल्व हो जाएंगे, आपका अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की, तो पहले बार जब भी TOMR टॉप ऑफ माइंड रिकॉल आएगा, वो आपका ही नाम आएगा, अथॉरिटी आप भी बनोगे। तो अगर आप सेवा कर रहे हो, सच्चे भाव से कर रहे हो, तो सेल्स मार्केटिंग तो बाई प्रोडक्ट है और रेवेन्यू भी बाई प्रोडक्ट है। ओके, तो आप जो पूछ रहे थे कि क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्या था? सो इन द ईच प्रोसेस, बिकॉज देखिए यू बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, बट यू आर नॉट देयर फॉर ऑल योर 850 बेड्स, सो एवरी डे के पेशेंट्स पे आप तो नहीं रहोगे, तो मॉडल में वर्सेस, आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली नाम लेके, बट जनरली कंपटीशन कुछ और कर रही है जिसके कारण उनकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी है, आप क्या डिफरेंट कर रहे हो? तो आइडली किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, किसी की इंडस्ट्री हो, अगर जो कस्टमर जर्नी है आपकी, उसको आप मैप कर लो, पहले प्लान कर लो कि आपको वेबसाइट पे ढूंढ रहा है, गूगल लैंडिंग पेज पे जा रहा है, या आपको फेसबुक पे आ रहा है, या आपको वॉक इन कर रहा है पेशेंट, या कॉल सेंटर पे कॉल करके आपकी सर्विस ले रहा है, तो उसकी पेशेंट की जर्नी स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक एंड फॉलोअप तक, अगर वो आपने पॉइंट्स बना लिए, वो कनेक्शंस बिल्डअप कर लिए, उस पे जो उनके जो एक्सपीरियंस है, जो पांचों सेंसेस हैं कि टच है, हियरिंग है, स्मेल है, अच्छा, विजन है, ठीक है, अगर उनके अकॉर्डिंग अगर आपने सारा उनको फुलफिल कर दिया, हाँ, तो फिर हर स्टेप पे आपका सुपर वाव एक्सपीरियंस होगा या ऑसम एक्सपीरियंस होगा, और उसको फिर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो हमारे केस में जो हमारी जो USP है वो पेशेंट एक्सपीरियंस ही है। हम पेशेंट सेंट्रिक हैं, हम केयर सेंट्रिक हैं, तो पेशेंट के लिए जो अच्छा होगा वही करना है, चाहे कोई भी डॉक्टर का है, कोई भी का अटेंडेंट का है, फ्री में इलाज करना होगा फ्री में इलाज करेंगे, अगर रेफर करना तो रेफर करेंगे, अगर किसी फाउंडेशन के पास भेजना फाउंडेशन के पास भेजेंगे, या अर्ली डिस्चार्ज करना अर्ली डिस्चार्ज करेंगे, जो पेशेंट के बेहतर में होगा वो करेंगे हर तरह से। तो सारे गोल जो है हमारे, जो कंपनी के गोल भी हैं या जो एम्प्लॉयज़ के गोल हैं, दे आर ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पेशेंट। पेशेंट के लिए जो बेस्ट होगा वो करेंगे, तो उससे क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाती है, एम्पैथी आ जाती है, कंपैशन आ जाता है, केयर आ जाती है, ईमानदारी आ जाती है, ट्रस्ट आता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो जब एक क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं आपके, जैसे हमारे केस में ICU में कोई पेशेंट भर्ती है, आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे, आप एक डॉक्यूमेंट आपको नहीं देगा हॉस्पिटल, मैंने कई बार मांगा, कई बार जब सेकेंड ओपनिंग में हमारे पास आते हैं तो वो लोग एक केस समरी बना के देते हैं, कभी कभी वो भी नहीं देते। बड़े बड़े हॉस्पिटल, नाम नहीं लूँगा, कोई भी हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड नहीं देता है, नहीं देता है। हम लोग अपने पेशेंट को बोलते हैं कि तुम पूरी फाइल की फ़ोटोकॉपी करा लो, ठीक है, आपको जो केस समरी चाहिए केस समरी ले लो, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं वो ले जाओ, फिल्म चाहिए फिल्म ले जाओ, और लैब रिपोर्ट्स हैं वो ले जाओ, सारी चीज़ें ले जाओ,
आप कहीं भी जाकर सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ इन हाउस भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। अगर आपको बाहर नहीं जाना चाहते हो, किसी से वीडियो कंसल्टेशन कराना चाह रहे हो हमारे डॉक्टर से आप, और सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है, वो भी हम लोग अलाउ करते हैं। कोई बाहर से डॉक्टर बुला के विजिट कराना, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं मैं तो एम्स के डॉक्टर बुलाना चाहता हूँ, मेरा दोस्त है, बिल्कुल बुलाओ। अगर ही इज़ एबल टू एड सम वैल्यू इन द ट्रीटमेंट, वी विल मोर देन हैप्पी। तो हम तो बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि भाई अगर कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है पेशेंट के लिए तो किसी फॉर्म में भी, तो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ईगो नहीं है। जो पेशेंट के लिए बेस्ट है, चाहे वो हम कर सकते हैं, कोई बाहर से कर सकता है, हम उस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। ओके, सो आई गो बाय 3 या 4 प्रोसेस को मैं कोशिश करूँगा डाइसेक्ट करने का। पहला प्रोसेस जैसे कि होता है कस्टमर आपको सर्च कैसे करे। अगर रेफरल है या वर्ड ऑफ माउथ है तो अलग बात है। समझिए आपकी नई हॉस्पिटल खुलेगी, नया कैचमेंट एरिया रहेगा, तो हाउ वुड द कस्टमर डिस्कवर यू एंड क्या डिफरेंट कर रहे हो मे बी आप मार्केटिंग में या न्यू कस्टमर एक्विजिशन में? देखिए, जब आपके कैचमेंट एरिया में अगर आप अपने कस्टमर्स को डिफरेंट टूल्स से, डिफरेंट कोलेटरल से, डिफरेंट चैनल से अप्रोच कर रहे हो, कि वहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ कर रहे हो, CPR एक्टिविटीज़ कर रहे हो, CPR हो गया, हाँ, CPR एक्टिविटीज, ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं जी, कैंप्स करना है, सिंगल स्पेशलिटी है, मल्टी स्पेशलिटी हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, मैराथन है, टॉक्स हैं, वेबिनार्स हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हो। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ATL एक्टिविटीज़ हैं, होर्डिंग्स हैं, अखबार में ऐड है, अखबार में आर्टिकल हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे एजुकेट कर रहे हो आप, ठीक है, मेटा पे कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, SEO कर रहे हो, GMB कर रहे हो, तो आप इतने सारे टूल्स टेक्नोलॉजी, GMB गूगल मैप बिजनेस, ओके। तो जब आप सारी जगह प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो और सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हाँ, सही चीज़ें बता रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तो लोग जब पढ़ेंगे तो आपकी अथॉरिटी क्रिएट होगी, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी क्रिएट होगी, आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगी, पोजिशनिंग इंप्रूव होगी। और जब क्वेरी आएंगे तो भी आपके लिए आएंगे, फिर वहाँ से क्वेरी आती है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। बट एक तो हो गया अवेयरनेस, बट देन मैं गिविंग एन एग्जांपल, इफ XYZ वो पेशेंट नहीं है, उसको दरकार नहीं है, वो आपके बारे में जानता है, लेकिन हाउ डू यू इंश्योर कि जब उसको बीमारी आए या खुदा ना खास्ता कभी आए तो उस समय वो आपको याद रखे? नहीं, तो उस समय जब आप, जैसे आप मान लीजिए आप मेरे से मिलने आए, ठीक है, आपने सिर्फ एक हेल्थ कैंप अटेंड किया, हाँ, आपको मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है, ठीक है, और आपने कंसेंट दे दी कि आई एम ओके टू रिसीव हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, ठीक है, हाँ, तो हम आपको इंगेज करेंगे, आपको एजुकेशन देंगे कि भाई कोविड क्या है, हार्ट अटैक्स क्या होते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं क्या इलाज है जो आपको अस्पताल जाने से नहीं रोक लेगा, मतलब क्या चीज़ें करो जिससे आपको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। सो यू आर डूइंग दिस सो दैट दे रिमेंबर यू, आप उनको एजुकेट कर रहे हो। एजुकेट ही करना चाहिए, मेरा अपना मोटो भी यही है, मेरा अपना विजन भी है, लोगों को इतना केयर दो, प्रिडिक्टिव प्रिवेंटिव केयर दो, सो दैट क्यूरेटिव के लिए आपके पास आएंगे वो, और आप सर्व भी कर रहे हो कि मतलब आप इतने, इससे अच्छा कुछ काम ही नहीं हो सकता कि लोगों की आप लाइफ को चेंज कर रहे हो। मैं खुद आजकल चैलेंज ले रहा हूँ, फिटनेस का चैलेंज ले रखा है मैंने आजकल लोगों को कि भाई फिट रहना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम करनी, रनिंग, साइकिलिंग, बाइसिकल, सब कुछ कर सकते हैं, क्यों बीमार पड़ना है? अगर और लाइफ अब तो सबकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, 75-80 हो रही है, तो अगर हेल्दी रहोगे तो फिट रहोगे। और हेल्दी रहने के लिए भी और बहुत सारे तरीके हैं कि मतलब जरूरी है, जैसे मैं अगर आपको पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी है इलाज करा के कराओ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हैं, लैब है, रेडियोलॉजी है, फार्मेसी है, हेल्थ चेकअप्स हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप्स हैं, मेडिकल रूम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं उसके अलावा भी। आप जैसे बताए कि मेडिकल चेकअप, मेडिकल कैंप में आया, उसने आपने उसको इन्फॉर्मेशन लिया, आप उसको मे बी 15 दिन में या महीना में एक बार उसको या कोई इंगेजमेंट रहता है, रेगुलर रहता है। ओके, एंड सो नाउ ही इज इन केस कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, सो ही नाउ गोज टू फीलिक्स हॉस्पिटल्स। वी ऑल्सो सीन दिस, एंड मैं कैलकाटा से हूँ तो मैं देखा हूँ कई सारे हॉस्पिटल्स कैलकाटा में स्पेसिफिकली एडमिशन में बहुत टाइम लगता है एंड पीपल डू नॉट लाइक वेटिंग। हम ब्लिंकेट जनरेशन में हैं, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, नॉट जस्ट द पेशेंट बट पेशेंट के परिवार को भी। हाउ डज फीलिक्स हॉस्पिटल्स एंड हाउ डू यू इंटेंड टू सॉल्व इट? तो चाहे वो एडमिशन हो या OPD कंसल्टेशन हो या डिस्चार्ज प्रोसेस हो, इनमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेन एरियाज होते हैं, वेटिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, बिकॉज उनकी प्रोसेस डिफाइंड नहीं होती है, SOP डिफाइंड नहीं होती है, टीम ट्रेंड नहीं होती है, टेट डिफाइंड नहीं होता है, वहाँ पे कोई ऑडिट नहीं हो रहा होता और ट्रेनिंग नहीं हो रही थी स्टाफ की। तो अगर आप टीम ट्रेनिंग, ऑडिट, तो अगर आपको कम करना है, ठीक करना है, तो पहले तो प्रोसेस डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर एडमिशन होना है तो एडमिशन कहाँ पे होगा, कौन एडवाइस करेगा, डॉक्टर करेगा, नर्स करेगा, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो फ्रंट ऑफिस हो जाएगा या एडमिशन डेस्क पे जाएगा, वहाँ पे
वहाँ पे वो पेशेंट्स की डाटा लेगा, डेमोग्राफिक डिटेल्स लेगा, ठीक है, किसके डॉक्टर के अंदर एडमिट करना है वो देखेगा, बेड देखेगा, जो कैश है टीपी वो डिफाइन करेगा, और उसके बाद एडमिशन देगा, डॉक्यूमेंट लेकर प्रोसेस क्लोज कर देगा। तो अगर जो भी मैंने बेसिक छोटा सा बताया आपको, प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो अगर ये प्रोसेस डिफाइंड है, पहली बात तो प्रोसेस बहुत डिफाइंड नहीं होती है, प्रोसेस डिफाइन होनी चाहिए, और जो आपका स्टाफ है वो अवेयर होना चाहिए बिल्कुल प्रोसेस के लिए, इवन ही शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी स्टेप, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, और क्या टैट है उसका। अगर वो सब चीज़ें हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग इनकी बार बार रिपीटेड हो रही है, तो टैट कम हो जाएगा, गलतियाँ कम होंगी, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। और अगर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि एक एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, उनके फीडबैक्स जाने चाहिए, उसका आरसीए और कापा होना चाहिए। और सॉरी, आरसीए मतलब अगर कोई गलती, मान लीजिए कोई पेशेंट एडमिशन के लिए आया है, अब टैट होना चाहिए था, मान लीजिए आधा घंटा है हमारे यहाँ, 20 मिनट का एडमिशन का टाइम है, 25 मिनट्स में आपके यहाँ 25 मिनट्स में एडमिशन हो जाता है। हो जाता है। तो अब 25 मिनट्स में अगर मान लीजिए कुछ 10 Are you guys just seeing this? This is pretty fantastic, huh? 25 मिनट्स में एडमिशन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो 25 मिनट में एडमिशन नहीं होता है, हाँ। मतलब किसी का घंटे में 35 मिनट, तो उसका रूट कॉज क्या था कि हमारी गलती से Root हुआ cause है, analysis. पेशेंट का डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई रेफरल नहीं था, पॉलिसी नहीं थी, या पॉलिसी के अंदर कवर नहीं था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, ठीक है, या डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया। तो वो जब रूट कॉज एनालिसिस करते हैं उसका करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। अगर पेशेंट लेट, भाई हमारी वजह से गलती हुई तो हम बताएंगे, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ऑडिट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे मतलब रूटीन में है जो हम लोग करते हैं। दिस इज 25 मिनट्स फॉर न्यू पेशेंट्स। 25 मिनट्स फॉर न्यू पेशेंट, एडमिशन की बात कर रहे हैं। Admission. न्यू में तो सेम दोनों के लिए सेम लगा, न्यू और ओल्ड में लगभग अच्छा, एंड ओल्ड में होने से वो 25 कम हो जाएगा, 5-7 मिनट कम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, खाली मोबाइल नंबर चाहिए फिर तो। अगर आप ओल्ड पेशेंट हो तो आपको मोबाइल नंबर चाहिए, डाटा तो सब हमारे पास है ऑलरेडी। I have gone through with my family with medical in some hospitals. I would not like to name them. हमें फिर से एडमिशन फॉर्म फिर से बार बार सारा डिटेल जो भरा हुआ है वो फिर से बार बार भरना पड़ता है, which is नहीं तो अभी मोहित, अब अगर ये कोई कर रहा है तो शायद वो बहुत साल पीछे चल रहा है। अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हमारा हॉस्पिटल फुली डिजिटलाइज हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें EMR के अंदर है, सारी चीज़ें HIS के अंदर, सारी चीज़ें लैब का जो जो बोलते हैं सॉफ्टवेयर होता है, फार्मेसी का सॉफ्टवेयर अलग है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का अलग है, ऐप अलग लॉन्च होने वाला है, CRM अलग है, ठीक है, ये सारे इंटीग्रेटेड हैं आपस में। तो पेपरलेस है, मिनिमल पेपर के साथ हम लोग CRMs क्या हो गया सर, क्या यूज़ करते हैं CRMs? पेशेंट रिलेशन मैनेजमेंट। ओके, सो ये कहाँ पे आपके लगता है? नहीं, जैसे कोई पेशेंट आया तो फॉलोअप में कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है उसको। क्या चीज़ में फॉलो अप करना पड़ता है जनरली हम लोग? सर्जरी की का आप सर्जरी करा के गए, हाँ अब सर्जरी के बाद आपको पोस्ट ऑप केयर चाहिए होती है। हाँ अगर आपके लिए कोई हमारा हॉस्पिटल से कोई बात कर रहा है, मैसेज जा रहा है, व्हाट्सअप जा रहा है होम केयर के लिए, या नॉर्मली कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, या कोई डूज क्या करना है, डोंट्स क्या ध्यान रखना है आपको, तो अगर ये सब चीज़ें बता रहे तो हमारा बॉन्डिंग उस पेशेंट से अच्छी होती है। So you were saying, I don't think nobody in the country does that, but अगर आप करें तो this is fantastic. You were saying post surgery there is a relationship manager जो सर्जरी के बाद आपको गाइड करेगा, फॉलो अप्स करेगा, फॉलो अप टेस्ट एंड विजिट्स भी वही रखेगा। अगर रिक्वायर्ड है तो करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, एंड अगर दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो सब पूरा वही। हाँ, मतलब दवाई इतना तो नहीं दवाई ले रहा, बट इतना जरूर पूछेगा आपको ये दवाई दी गई, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ठीक है, आपको फॉलो में इस दिन आना है, आपके पास कोई सिम्टम्स ऐसे तो नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे पूछेंगे उनसे, अगर कुछ होगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे। कितने दिन में, लाइक इज इट, लेट्स अज्यूम इट इज अ लॉन्ग टर्म डायबिटीज का कुछ है या कुछ, सो डू यू डू दैट वंस ओनली की खत्म की? डायबिटीज तो अलग, मैं अभी सर्जरी की बात कर रहा हूँ। सर्जरी में लाइक डू यू डू दैट वंस और डू यू डू इट नॉर्मली 2 to 3 कॉल्स होती है मैक्सिमम, इन अ स्पैन ऑफ 7 to 10 days। एक 3rd डे होती है, एक 7th डे होती है, एक एज पर रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद। 3rd day 7th day and as per requirement, and you check also कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, यू नो, सब कुछ हेल्थ ठीक है क्या, वो सब भी? बिल्कुल, तो उससे हमारा भी ना, हमारी प्रोग्नोसिस, हमारे आउटकम्स इंप्रूव होते हैं, हमारी अपनी रेटिंग इंप्रूव होती है, हमारा क्लिनिकल स्कोर, सेटिस्फेक्शन स्कोर इंप्रूव होता है, तो हमारे लिए वो पेशेंट भी हमारे लिए हमेशा इंगेज रहता है, मतलब लॉयल कस्टमर बन जाता है हमारे लिए, ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है हमारे लिए। I've never seen this kind of thing happening, sir. So you've talked about admission, you've talked about post surgery discharge. दो चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा. How do you ensure, again, because I've seen my father go through a surgery and my mother go through a surgery and other patients, waiting room से waiting room में लेके जाते हैं, waiting room से surgery में लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर आता है. That process में कई बार वेट करना पड़ता है. इनफैक्ट माई फादर इज डायबिटिक, सो भूखे पेट कभी कभी करना पड़ता है एंड वो काफ़ी टाइम लग जाता है. एंड उसके बाद डिस्चार्ज, एंड इट इज़ वेरी कोल्ड दीज रूम्स. फिर डिस्चार्ज के टाइम पे भी बहुत टाइम
फिर वेटिंग रूम में लेके जाते हैं, फिर रूम में लेके जाते हैं. दिस एंटायर प्रोसेस इज नॉट customer friendly, if I could say it, or at least it does not appear to be patient friendly. Maybe कोई medical reasons होंगे, patients and उनके परिवार को ये बात नहीं पता है. What are you doing sir in Felix Hospital? तो बहुत बार क्या होता है हॉस्पिटल में प्लानिंग ठीक नहीं होती है, उनकी प्रोसेस डिफाइन नहीं होती है, कौन करेगा डिफाइन नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैट है, डिफाइन नहीं होता है, डाटा कैप्चर नहीं करते, उसको रिव्यू नहीं करते, फीडबैक नहीं लेते, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो अगर आपकी प्रोसेस डिफाइंड, जैसे सर्जरी की प्रोसेस डिफाइंड है हमारे यहाँ, या तो इलेक्टिव सर्जरी होगी या इमरजेंसी सर्जरी होगी. अगर इलेक्टिव सर्जरी है देन ही हैव टू कंसल्ट डॉक्टर. डॉक्टर चेक करेगा, टेस्ट कराएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा. अगर सर्जरी कंफर्म्ड है तो उसको एडवाइस करेगा और उसके बाद हमारी टीम उस पर काम करना शुरू कर देगी. हमारे क्लिनिकल एसोसिएट्स हैं, उससे बात करेंगे डॉक्टर से, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, उसके साथ में इंश्योरेंस प्लानिंग करेंगे. अच्छा. अगर कुछ है तो उसके बाद उसको क्या रूम चाहिए, किस तरह कैटेगरी का रूम चाहिए, वो सब ऑफर करेंगे. और उसके बाद उसको हॉस्पिटल विजिट कराएंगे, रूम दिखाएंगे. अगर उसको देखना है, मैं चाहता है The clinical associate is different from the patient relationship manager. हाँ, ही डिफरेंट, ही डॉक्टर, He's a doctor. Okay. डॉक्टर क्लिनिकल एसोसिएट मतलब ही जैसे सीनियर कंसल्टेंट्स के बाद बहुत टाइम इतना नहीं होता है, तो बहुत सारे Junior consultants कंसल्टेंट्स होते हैं, वो करते हैं. वो बताएंगे उसको. फिर उसके बाद एडमिशन के टाइम पे उसको कॉल जाएगा, व्हाट्सअप जाएगा, मैसेज जाएगा, बताया जाएगा कि क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं. आपको फास्टिंग रखनी है, आपको अगर ओटी से पहले ना कौन सा ओटी नंबर 1 है, नंबर 2 है. उससे पहले भी क्या करते हैं हम लोग, पीएससी पहले कराते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप पहले करा देते हैं. प्री एनेस्थेटिक चेकअप, Okay. Pre-anesthetic checkup. मतलब सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देना पड़ता है. हाँ. तो उससे पहले अब फिट है एनेस्थीसिया के लिए नहीं, ये डिसाइड करते हैं. कई सारे टेस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर से कंसल्टेशन होती है. हाँ. वो हम जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है, वो पेशेंट कहता है हमें करानी है सर्जरी, तो हम लोग उसको ऑफर करके ड्यूरिंग ओपीडी आवर्स ही कराते हैं, सो दैट उसके लिए एडमिशन ना लेना पड़े, क्योंकि मरीज कोई अस्पताल में भर्ती होना चाहता ही नहीं है. नहीं चाहता. अननेसेसरी एक दिन एक्स्ट्रा मेरा लॉस भी बढ़ जाएगा. तो वो सारे टेस्ट करा के उसको और उसकी फिटनेस लेके उसकी ओटी फिक्स हो जाती है, ओटी कैलेंडर में चली जाती है. ओटी के कैलेंडर में सीआरएम के पास पहुंच जाता है. पेशेंट को फ़ोन कर लेते हैं कि आपका ओटी इस टाइम फिक्स हुआ है, आपको पिक एंड ड्रॉप चाहिए नहीं चाहिए. तो उसके बाद आपको हॉस्पिटल आके एडमिशन होके और डायरेक्टली आप प्री ऑप रूम में जाते हैं. आपको कहीं वेटिंग रूम में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सारी क्लियरेंस हो चुकी हैं. इवन जो अप्रूवल चाहिए होता है इंश्योरेंस का, वो भी हम पहले नहीं लेते हैं, प्री अप्रूवल भी. आजकल ये भी अच्छा है कि आप चाहें तो डिटेल्स भेज के प्री अप्रूवल ले सकते हैं, तो आपको इंश्योरेंस में डिनाइल के चांसेस खत्म हो जाते हैं. सर्जरी होती है, सर्जरी का नॉर्मली पोस्ट ऑप रूम में सर्जरी में रहना पड़ता है, 1-2 घंटे रहना पड़ता है, उसका रूम में शिफ्ट करते So हैं. between so you saying the second the patient walks in, कि generally कितना टाइम होता है before he is wheeled into the surgery room? नहीं, अगर मान लीजिए नॉर्मली ऐसा होता है कि सर्जरी आज प्लान है, अगर पहली सर्जरी प्लान है तो थोड़ी देर के लिए रूम में जाएगा, रूम के लिए चेक इन करेगा अपना रूम में, सेटल होगा पेशेंट. हाँ, तो रूम से सर्जरी तो 10-15 मिनट हार्डली. ओटी जिस कौन से फ्लोर पे है, कितनी दूर है किस फ्लोर से, इतना ही ध्यान रखना है. Okay. And after the surgery is done, हाँ, तो 1 से 2 घंटे डिपेंडिंग अपॉन क्या कितनी क्रिटिकल सर्जरी हुई है, उसको हम लोग पोस्ट ऑप केयर में रखते हैं. मॉनिटरिंग चलती है उसमें. उसमें भी हम पेशेंट को अटेंडेंस से मिला देते हैं, उधर उनको भी लगे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है. उसके बाद पेशेंट को 2 घंटा रूम में शिफ्ट कर देते हैं. उसका तो ऑब्जर्व किया जाता है कि नील पर रोली रखना है या उसको सॉफ्ट राइट कब देनी, कब स्टार्ट करना है, और एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे. नॉर्मली सारी सर्जरी आजकल डे केयर सर्जरी में कन्वर्ट हो रही हैं या शॉर्ट स्टे सर्जरी में कन्वर्ट हो रही हैं. 2 से 3 दिन में मैक्सिमम सर्जरी क्लोज हो जाती हैं और डिस्चार्ज पेशेंट हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी छोड़ के. complicated surgeries छोड़ के. Discharge generally, again, my experience and what I've seen from my friends and family is डिस्चार्ज में डॉक्टर एडमिशन एडवाइस डिस्चार्ज एडवाइस देता है, फिर इंश्योरेंस के पास जाता है, फिर फॉलोअप होता है. समझिए अगर सुबह का है तो काफ़ी टाइम चला जाता है एंड द एक्सपीरियंस इज नॉट हैप्पी इनफ. इनफैक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम कभी कभी रेकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि सर आप पे करके आ जाओ, बाद में निकाल देना, बिकॉज द इंटायर प्रोसेस इज वेरी वेरी हेल्पफुल और एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन नहीं आता है. हाँ, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट अगर आप सही से मैनेज करते हो तो डिस्चार्ज का टाइम भी आप कम कर सकते हो. ओके. जैसे प्लान डिस्चार्ज होते हैं हमारे यहाँ, 1 दिन या 2 दिन पहले ही पता लग जाता है कि पेशेंट कब डिस्चार्ज होने वाला है. ओके. तो प्लान डिस्चार्ज कर लेते हैं. प्लान डिस्चार्ज के हिसाब से उसका डिस्चार्ज समरी ड्राफ्ट बना के रख लेते हैं पहले से ही. अच्छा, डिस्चार्ज समरी पहले समझ जाता है. बन जाती है पहले से, ड्राफ्ट अपडेट हो जाती है सेम डे तक. और उसका जिस दिन डिस्चार्ज, जैसे कल डिस्चार्ज होना है तो आज ही क्या होगा, उसकी फार्मेसी क्लियरेंस है, नर्सिंग क्लियरेंस है, ओटी क्लियरेंस है, TPM जो एक्सटेंशन भेजने हैं, रिपोर्ट्स भेजनी है, सब भेज देते हैं, सो दैट डिस्चार्ज के टाइम प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए, टाइट कम हो जाए. तो प्लान डिस्चार्ज अगर आप प्लान कर लेते हैं पहले से और उसके साथ सारी चीज़ें प्रोसेस पास कर देते हैं, बहुत सारे 70-80% काम आप पहले दिन कर सकते हैं. नेक्स्ट डे सिर्फ आपको डॉक्टर का राउंड होना है, डॉक्टर एडवाइस करेगा और फाइल प्रोसेस हो जाएगी, और 4 घंटे में 3 घंटे में आपका इंश्योरेंस क्लियरेंस हो जाती है मैक्सिमम. वेरी इंटरेस्टिंग.
I'm not sure about our viewers over here, but as a professional, I am taking a lot of cues जो मैं अपने वर्क में implement कर सकता हूँ प्रोसेस को improve करने के लिए. So not just medical professionals. डिस्चार्ज के बाद जैसे आपके यहाँ पेशेंट रिलेशनशिप मैनेजर होता है, कभी कभी या ओपीडी भी होता है. जो ओपीडी में डॉक्टर ने गया, डॉक्टर ने बोला कि आप 4 दिन बाद आइए या 7 दिन बाद आइए या महीना भर बाद एक फॉलोअप होता है, या ये टेस्ट कराने पड़ते हैं, ये टेस्ट नहीं, दवाई लेना पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग हम इंडियंस जानबूझ के भूल जाते हैं, बट लाइफ गेट्स इन अ वे, इनर्शिया आ जाता है, एंड यू नो सो मेनी थिंग्स. एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट एज पेशेंट एक्सेलेंस करना है, वो कहाँ से आप बिल्ड करते हो कि हमें याद रहे? इज इट थ्रू द ऐप और इज इट थ्रू व्हाट्सएप? तो जब हम पेशेंट कंसल्टेशन करते हैं, ओपीडी की बात की आपने, तो ओपीडी की भी एसओपी है कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट आएगा तो डॉक्टर उसको इंट्रोड्यूस करेगा, सीट ऑफर करेगा, पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेगा, पास हिस्ट्री लेगा, मेडिकल हिस्ट्री लेगा, सर्जिकल हिस्ट्री लेगा, डाइट हिस्ट्री लेगा, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेगा. फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होगी उसकी. तो सारी हिस्ट्री लेने के बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा पूरा. फिर उसके बेस पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगी. डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए टेस्ट एडवाइस करेगा. फिर डॉक्टर बताएगा इन टेस्ट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कब रिपोर्ट आने वाली है, कहाँ है, आपको सारी नाउस टेस्ट हो जाएंगे, क्या टेट है इनका. फिर ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, उसके क्या कंप्लायंस है वो बताएगा, क्या डोज है, क्या प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और साथ में कितने दिन लेनी है आपको दवाई, और साथ में कब आपको फॉलोअप में आना वो भी बताएगा. और सिस्टम के अंदर सारा रजिस्टर होगा, 3 दिन बाद या 5 दिन या 7 दिन जो भी बोलेगा. उसके अलावा अगर कोई डेंजरस साइन है बीच में, लगता है रेड फ्लैग साइंस हैं, वो कौन से हैं, अगर ऐसे आते हैं तो आपको इमरजेंसी में किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है. तो अगर ये सारी प्रोसेस डिफाइन कर देते हो, और फिर आप फॉलोअप डेट भी आपने कैप्चर कर ली उसमें. हाँ, सिस्टम में कर लिया आजकल, तो सिस्टम में ट्रांजेक्शनल मैसेज जा सकते हैं, व्हाट्सएप जा सकता है. जस्ट डबल डाउनिंग ओवर हियर, आप बोल रहे हो कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को जाता है. सो डज द डॉक्टर हैव टू डू इट एवरी टाइम अ न्यू पेशेंट कम्स इन, कि ये इसको याद रख के करना पड़ता है, कि डज द सिस्टम गिव हिम कि सिस्टम में कॉलम्स बने हुए हैं सिस्टम में, उसमें कैप्चर करना है उसको. अच्छा, चेकलिस्ट है, लाइक चेकलिस्ट. so you follow a checklist process completely? Checklist process for clinical examination, clinical treatment, everything. Very interesting. हाँ, sorry, so you were talking about. हाँ, तो वो अगर सिस्टम के अंदर सारा कुछ कैप्चर हो गया तो वो तो फिर आपको व्हाट्सअप भेजना है, फॉलोअप के लिए रिमाइंडर, टेक्स्ट मैसेज भेजना है, कॉल भेजनी, सब पॉसिबल है. डिपेंड्स अपॉन अवर बैंडविड्थ, क्या भेजना चाहते हो. जैसे हमारा किसी का अपॉइंटमेंट है, अब मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट 4 बजे का है, मैं आपका ट्रीटिंग डॉक्टर हूँ, तो 4 बजे से पहले आपको आधा घंटे पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका इस टाइम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है. इफ़ यू आर श्योर यू आर कमिंग, प्लीज़ एक्सेप्ट इट. इफ़ यू वांट टू रीशेड्यूल इट, कैंसिल इट, प्लीज़ डू दैट ऑल्सो. तो ऑप्शन मिल जाएंगे उसको. तो उसमें उसका भी टाइम बचता है, डॉक्टर भी वेट नहीं करता. अगर किसी को कैंसिल करना तो अगले वाले पेशेंट को भेज देते हैं. तो मैनेजमेंट आजकल मिलता है डिजिटल, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदा है. एंड दवाई एंड टेस्ट के लिए भी वैसे ही आप फॉलोअप करते हो? वेरी इंटरेस्टिंग. किसी क्रॉनिक मेडिसिन है, रिफिलिंग करानी है, तो मंथली उसको रिमाइंडर चला जाएगा. सो और जो पेशेंट्स सपोज फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं आते, उनको क्या करते हैं? उनको मैसेज जाता है, कॉल जाती है. नॉर्मली तो लोग ठीक हो जाते हैं, इसलिए नहीं आते हैं बहुत बार कि वो दे आर रिकवर्ड, फुली रिकवर्ड. और वो कभी कभी कुछ होता है कि किसी, अगर हम इसलिए भी कॉल कर लेते हैं, ऑडिट कर लेते हैं एटलीस्ट कि हमारी सेटिस्फाई, कहीं सर्विस से तो डिससेटिस्फाई तो नहीं हुआ है, वो कैप्चर हो जाता है डाटा में कभी कभी. सो दिस इज अ लॉट ऑन कस्टमर एजुकेशन. एनी अदर डिजिटल मार्केटिंग जो आप स्पेसिफिकली आप हमें बताना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे हम लोगों को एजुकेट अवेयर करते हैं. ऑन ऑर्गेनिक सोशल मीडिया करते हैं. हमारे पेजेस हैं, जैसे मेरे पेज हैं, मेरा 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे खूब सारे हैं, इंस्टाग्राम है मेरा. तो उस पर हम लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं रिगार्डिंग करंट डिजीजेज, क्रॉनिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं विदाउट टेकिंग ट्रीटमेंट. या तो इस तरह के एड्स चलते हैं. ऑर्गेनिक सर्च हम सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं बहुत सारी. हमारे डॉक्टर्स करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, छोटे रील्स बनाते हैं, पोस्ट करते हैं वो. अच्छा, दिस इज वेरी नाइस. सो नॉट जस्ट influencers, but actually you are encouraging doctors to go to where the audience is. एक पेशेंट के लिए, मैं फिर बोलूँगा, आप सबके लिए बोलूँगा, डॉक्टर से बड़ा कौन सा इन्फ्लुएंसर हो सकता है? कोई नहीं. जितने डॉक्टर जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं वो एक्चुअली दे आर नॉट मतलब अनक्वालिफाइड लोग हैं. बहुत ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं, वो कहते हैं ये कर लो, ये ले लो, बट अगर डॉक्टर बता रहा है इट विल बी एटलीस्ट ऑथेंटिक ऑल्सो ना, एकदम क्वालिफाइड डॉक्टर. तो वो हमारे डॉक्टर सारे इन्फ्लुएंसर हैं. फैंटास्टिक. दो चीज़ सर, एंड आई एम बिलीव दिस इज अ परसेप्शन इन इंडियंस, आई एम नॉट श्योर क्या सच है, आप बताएंगे. लोग बोलते हैं कि भाई हॉस्पिटल्स में जाने से ज़बरदस्ती करके वो आपको
ये सर्जरी रेकमेंड कर देते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं, एंड हाउ डू यू अवॉइड कि वो बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस नहीं कर रहा हो? सो लोग बोलते हैं कि भाई दरकार नहीं है वो कर रहा है, या एक्स्ट्रा दिन डॉक्टर रूम्स में रख रहा है वर्सेस एक दिन में डिस्चार्ज होना चाहिए वो 3 दिन रख रहा है. हाउ डू यू तो प्रोटेक्ट नॉर्मली अगेंस्ट दैट? अच्छे हॉस्पिटल ऐसा नहीं करते. मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता. जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो कभी भी ऐसा एडवाइज नहीं करते, बिकॉज सबको पता है कोई भी सर्जरी कराएगा तो वो सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लेगा ही लेगा. ठीक है, अगर वो सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन एक डॉक्टर का सर्जरी होनी, दूसरा कहता नहीं होनी है, तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है और दोबारा पेशेंट उसके बाद आएगा ही नहीं आएगा. Okay. नॉर्मल कुछ तो करते हैं हॉस्पिटल्स होंगे जिनके पास कम पेशेंट्स हैं या कम बेड्स हैं या पेशेंट नहीं मिलते हैं, वो अलग बात है. और दूसरा जो आप कह रहे हो कि एक तो ये वाला हो गया कि डिस्चार्ज एक दिन की जगह 3 दिन. हाँ, तो डिस्चार्ज तो जितनी जल्दी कर दो उतना फ़ायदा हॉस्पिटल को. सॉरी, जितना जल्दी डिस्चार्ज कर दो उतना फ़ायदा है. अच्छा कैसे? अगर एलॉस एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है. तो डिस्चार्ज हमारा जल्दी कर देना चाहिए पेशेंट्स का, रखना नहीं चाहिए. बिकॉज सर्जरी के बाद फर्स्ट डे जिस दिन सर्जरी होती है सारा बिल तो उसी दिन बनता है. नेक्स्ट डे तो खाली रूम रेंट मिलेगा और डॉक्टर विजिट मिलेगी आपको, और कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा. अगर पैकेज है तो वो भी नहीं मिलेगा. नॉर्मल ट्रीटमेंट भी है तो नॉर्मली फर्स्ट सेकंड डे सारे टेस्ट हो जाते हैं, आपकी डायग्नोसिस बन जाती है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. बाद में तो बेसिक आपको खाली रूम रेंट, डॉक्टर विजिट, कुछ छोटा मोटा बेड से जाना है. तो आइडली एज अर्ली एज सुन पॉसिबल, अगर आपका हॉस्पिटल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, क्लिनिशियंस अच्छे हैं, आपका फुटफॉल अच्छा है, तो जितने जल्दी इनको डिस्चार्ज करोगे उतनी जल्दी नया पेशेंट आ जाएगा, उसको नया बेड मिल जाएगा. सो व्हाट यू सेइंग इज द परसेप्शन है वो गलत है. इनफैक्ट हॉस्पिटल्स के लिए बेटर है एंड पेशेंट्स के लिए भी बेटर है इफ दे गो होम अर्ली. बिल्कुल. और मतलब होम केयर पे चले जाएँ. अगर मान लीजिए उनको बेसिक क्योंकि हॉस्पिटल में एक और नुकसान होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा लंबा रुकता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है. तो वो भी पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल के लिए भी ठीक नहीं है. वेरी तो इंटरेस्टिंग. एज अर्ली एज पॉसिबल में एलॉस जितना कम रखना चाहिए. 2 से 3 दिन रहता है हम लोग हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे. एवरेज लेंथ ऑफ स्टे. वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेडिकल इन्फ्लेशन इन इंडिया, एंड एटलीस्ट जिसके मेडिकल जो नहीं हो रहा है, वी सी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स that is increasing every year massively. Why do you think that is happening, and what is Felix Hospitals doing about it, and third, what should we do about it? देखिए, पहले तो मैं एक बड़ा पैराडॉक्स है, बड़ा मिसनॉमर है, एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है कि इंडिया में हेल्थ केयर महंगा है. Okay. अभी भी इंडिया में जो हेल्थ केयर है दूसरे कंट्रीज से, यूएस से, यूरोप से कम 10 टाइम्स सस्ता है. Okay. डॉक्टर इजीली एक्सेसिबल हैं. हाँ. आप जाओगे ना यूरोप वगैरह में तो वीकेंड पे डॉक्टर मिलेंगे नहीं आपको. सीनियर कंसल्टेंट तो महीनों नहीं मिलते हैं. इमरजेंसी में कई सारे वीडियो देखोगे, डेथ हो गई लोगों की, एंजियोग्राफी नहीं हो पाई, एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाई, हार्ट अटैक से डेथ हो गई. कनाडा में पता नहीं कहाँ भी मीडिया में वायरल हो रहा था. तो इंडिया में डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड हैं बिकॉज उनका क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं. बिकॉज यहाँ लिमिटेशंस रहती हैं लैब टेस्ट और रेडियोलॉजिकल टेस्ट की कराने की. तो लोगों की क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं. कम टेस्ट में कैसे आपको डायग्नोस करना है, तो डॉक्टर्स बेस्ट माने जाते हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया के डॉक्टर्स. दूसरा जो है ट्रीटमेंट, जैसे आप RCT कराओगे इंडिया में 4-5 हज़ार में RCT आपकी हो जाती है. वहाँ 4-5 हज़ार डॉलर में होती है आपकी. एंजियोग्राफी कराओगे यहाँ पे 5 हज़ार रुपये में हो जाएगी, 10 हज़ार में हो जाएगी, 15 हज़ार में हो जाएगी, 20 हज़ार मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होगी बड़े छोटे अस्पताल में. ठीक है, बाहर जाओगे तो 20 हज़ार डॉलर में होगी आपकी. इंडिया में जो ट्रीटमेंट लोग कराने बाहर से आते हैं, इंडिया में ट्रीटमेंट भी उतने पैसे में करा लेते हैं, घर भी आ जाते हैं, घूम भी जाते हैं, एयर फेयर भी उनको मिल जाता है और साथ में टूरिस्ट के 10-12 जगह घूम के जाते हैं, तब भी पैसे बच जाते हैं. तो एक तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है. एक्सेसिबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में. Okay. उसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बन रहा है. और जो मतलब अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली है. आयुष्मान भारत है, बहुत अच्छी स्कीम है. और लगभग 50 करोड़ लोग कवर हो गए. मतलब 1/3 पॉपुलेशन इंडिया की कवर्ड है एक ही स्कीम में. दुनिया की लार्जेस्ट स्कीम है. तो ये बहुत अच्छा इलाज है. सेकंड Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में लोग अवेल भी कर रहे हैं. इसके अलावा CGHS है, ECHS है, ये ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस पर अच्छा कवर देती हैं. प्राइवेट में जो है डेफिनेटली जो मिसिंग मिडिल है उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत है, बिकॉज उनके लिए कोई अच्छी ऐसा कवरेज नहीं है. तो उनके लिए प्राइवेट इंश्योरेंस ही ऑप्शन है. उनके भी प्रीमियम बहुत हाई नहीं है, बट अब तो GST कम ख़त्म कर दिया गया तो ये तो और अच्छा हो गया. 5% भी था पहले, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया. तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है बिकॉज क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ रही है. रोबोटिक्स आ गया, लेप्रोस्कोपिक आ गया, लेजर आ गया, इतनी सारी आ गई. ठीक है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आ गए तो इक्विपमेंट्स महंगे हो रहे हैं. ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, एनेबल्ड मशीन्स आ रहे हैं, CT एंजियो हो रही है. तो क्वालिटी बढ़ेगी तो थोड़ा तो पे करना ही पड़ेगा. सरकार भी सपोर्ट करेगी. सरकार तो प्रीमियम और बढ़ने नहीं दे रही. पिछले सरकार ने कैपिंग कर रखी है, उन लोगों को बोल रखा है इंश्योरेंस वालों को कि भाई बढ़ाना नहीं है हमें. गवर्नमेंट मतलब अपने
जो सिटीजन्स हैं उनकी पॉकेट पे लोड नहीं डालना है। एक डाटा बताना चाहूँगा आपको मैं, आज से 5-7 साल पहले तक 62.5% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते थे, अब वो 40% हो गया एटलीस्ट, उससे भी कम हो गया है। तो अच्छा काम हो रहा है, इंश्योरेंस पेंशन बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके साथ थोड़ा बहुत 5-10% तो हर बार प्रीमियम बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी कोई अम्ब्रेला कवर देना चाहिए और गवर्नमेंट को अफोर्ड करना चाहिए उसके पैसे को। प्राइवेट हॉस्पिटल तो ऑलरेडी बहुत चैरिटेबल रेट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सस्ते रेट्स पे काम कर रहे हैं। हमारा जो बजट है हेल्थ केयर का बहुत कम है, 2.5 बजट है % ऑफ GDP। वेस्टर्न कंट्री के 10 से 15% बजट होता है, 4 गुना। WHO बोलता है 5% होना चाहिए। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, चाइना वाइना जो है, जो ये सब 5, मतलब छोटी तो नहीं, मतलब जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो भी सब 5% खर्च कर रही हैं, एक्सेप्ट इंडिया। सो इफ माई अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, आप बोल रहे हो इट्स बेसिकली बिकॉज जो इन्फ्लेशन है एंड प्लस जो केयर है वो क्वालिटी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रोबोटाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ the new machines and the new acquisition which is happening. बिल्कुल। Okay. My belief is that entrepreneurship and whatever entrepreneurship in life also, you do not rise to the level of your ambition, but you fall down to the level of your daily habits. What is your daily habit, sir, and what makes you a good entrepreneur? जो आप करते ही रहते हो, regardless of, in fact, all of us can adopt regardless of our industry. मेरी डेली हैबिट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट आई रियली ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड। तो मैं जो भी काम करता हूँ दैट इज़ माई गोल ओरिएंटेड, और इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल ओरिएंटेड, तो वही काम करता हूँ, अदरवाइज उसके अलावा काम करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। Okay. तो मेरी एक ही हैबिट है, फोकस रहो, गोल पे फोकस करना है, जो भी काम करना है इट शुड बी ओरिएंटेड टू योर गोल। अगर अर्जुन की आँख की तरह एकदम, बस उतना ही काम करना है, चिड़िया की आँख की तरह अर्जुन जैसे फोकस करता है वैसे ही करता है. ऐसे ही करना है। Current generation entrepreneurs, we always have a problem in selling our services. So हमें क्या 3 टिप देंगे आप कि मोहित ये करने से you will be better in selling your services जो genuinely दरकार है. एक तो सेलिंग, लोग उसको स्टिग्मा समझते हैं बहुत बार लोग कि भाई सेलिंग करना पाप है या सेलिंग करना ठीक नहीं है। पहले तो इससे स्टिग्मा से बाहर आना चाहिए। जो जितने बड़े लीडर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हैं, या बड़े बड़े लोग जितने भी हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, सेलिंग तो उनके खून में थी, जीन्स में थी, तभी वो पूरी दुनिया को सेल कर पाए। चाहे आपको नेता बना तो भी सेल करना पड़ेगा आपको, कोई भी बिजनेसमैन बना तो भी सेल करना पड़ेगा आपको, लीडर बनना है, आपको कंपनी के अंदर लीडर बनना तो भी आपको सेल करना पड़ेगा, CEO बनना तो भी आपको सेल करना पड़ेगा। आपको नौकरी चाहिए, जॉब देनी है, तो कंपनी सेल कर रही होती है अपने आप को, जॉब ले रहा होता है जो बंदा एम्प्लॉय वो अपने आप को सेल कर रहा होता है एकदम डिफरेंट अपनी स्किल्स से और एक्सपीरियंस से, एटीट्यूड से, या कम्युनिकेशन से, कॉन्फिडेंस से। तो जो भी चीज़ें हैं, तो सेलिंग तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बहुत बार हम प्रोडक्ट जो सेलिंग करते हैं तब हम थोड़ा सा कॉन्स्टेंस में आ जाते हैं, या हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना नहीं करना है सेलिंग। एक तो ये वाला स्टिग्मा हटाना चाहिए, वी शुड बी वेरी आउट स्पोकन। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसे ये लोगों की नीड्स को फुलफिल करेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे उनकी डिजायर को फुलफिल करेगा, कैसे उनको सुपर वाव एक्सपीरियंस देगा, कैसे वो ऑसम आहा बोलते हैं, आहा मोमेंट देगा उनको। तो जब अगर इतना सोचेंगे, इस तरह से आप पिच करेंगे उसको, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट अच्छा है, पहले तो प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी अच्छी है, तो फिर तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगे रहो, और सारे चैनल्स जो भी हैं आपके पास, ऑफलाइन मीडियम, ऑनलाइन मीडियम, उन सब पे आपको प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया आपने, तो विद इन टाइम पीरियड जो आपने प्लान किया उसमें आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। On that side note, marketing in current times is very, very noisy. Especially young startup entrepreneurs या bootstrap किए हुए entrepreneurs, उनके पास ज़्यादा पैसा कैश बर्न करने के लिए नहीं होता है. What do we do to stand out? हाँ, एक तो कोई भी आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, कोई बिजनेस मॉडल बना रहे हो, तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो में आप फंस गए तो फिर आपको निकलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो फंड प्लानिंग, फंड सोर्सिंग, फंड एक्विजिशन, फंड रेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा जो है, उतना फंड होना चाहिए जब तक आपका कैश फ्लो ब्रेक इवन ना हो, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी करते हैं, हॉस्पिटल बना लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, 50 करोड़ की लगता है, 70 करोड़, 20-30 करोड़ शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनको दिक्कत हो जाए, 2-3 साल हॉस्पिटल जो है लॉस में रहता है, ब्रेक इवन नहीं होता है, तो उतना पैसा उनको होता नहीं, वो प्लानिंग ही नहीं करते हैं, वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग नहीं होते हैं, या जो ऑपरेटिंग लॉस होता है उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो ऑपरेटिंग लॉस, वर्किंग कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान करनी चाहिए आपको। जब तक ये दोनों अच्छे से प्लान नहीं किया आपने, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप यू विल बी एक्वायर्ड बाय समबडी एल्स, जो बड़े मछली बैठी है आपके पास।
तो बेस्ट है कि आप वर्किंग कैपिटल लॉस और जो आपका जो ऑपरेटिंग लॉस है उसको प्लान कर लें जब तक कैश फ्लो पॉजिटिव ना हो, उससे ज़्यादा ही प्लान कर लें। अगर वो आपने प्लान कर लिया, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ऑपरेशंस अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, पिचिंग ठीक है, मार्केटिंग ठीक है, तो डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता। मार्केटिंग में सर क्या करना चाहिए जरा बिना कैश बर्न आउट किए एंड नॉइज के आगे निकलने के लिए? नहीं, आप तो नॉइज करने से कोई चीज़ बिकने थोड़ी लगती है, वो तो शोर ही लगता है आपको। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो आप बताओ उनको। अभी मैंने बोला था कि कैसे उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे डिजायर को फुलफिल करेगा, कैसे उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगा, कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा। अगर वो बताते हो, और डिफरेंट चैनल से आपको 360 डिग्री मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एक तो चैनल है नहीं। अच्छा, सो यू हैव टू डू 360 डिग्री मार्केटिंग। हाँ, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन सारे करने पड़ेंगे आपको। प्लस टारगेटेड होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए आपका जो कस्टमर है उसकी डेमोग्राफी क्या है, साइकोग्राफी क्या है, कहाँ रहता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ घूमता है, कौन सा अखबार पढ़ता है, कौन सी मैगजीन पढ़ता है, कौन सा चैनल देखता है, क्या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। तो जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ वहाँ आप प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर वहाँ प्रेजेंस होगी तो ट्रस्ट क्रिएट होगा, क्रेडिबिलिटी क्रिएट होगी, कुछ क्वेरी जनरेट होंगी। मार्केटिंग का काम है लीड जनरेशन करना, तो वो क्वेरी आएंगे, वो लीड्स के फॉर्म में आएंगे। लीड्स को नर्चर करो, अच्छे से उनको एजुकेट करो, ट्रस्ट सही सलाह दो उनको। जैसे मान लो कोई पेशेंट आ गया, मैं सर्जरी करानी है, मैं फियर क्रिएट कर दूँ, सर्जरी गॉलब्लैडर स्टोन है, अब उसमें सर्जरी जरूरी नहीं कि तुरंत हो जाए भाई, 1 महीने बाद भी हो सकती है, ऐसी कोई मुझे करानी है, बट ठीक है, बट इट्स नॉट इमरजेंसी। अगर मैं उसको अननेसेसरी अर्जेंसी क्रिएट करूँगा, हाइप क्रिएट करूँगा, तो फियर क्रिएट कर दूंगा, तो वो कभी दोबारा आएगी नहीं आपके पास। तो जेन्युइन सलाह दो, ट्रस्ट क्रिएट करो अपने कस्टमर बेस में, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। So you are a first generation entrepreneur. What advice would you wanted to have received? क्या एडवाइस आपको उस समय मिलता तो आपको बहुत याद रहता, और आज के करंट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो मुझे मैनेजमेंट नहीं आता था। अगर मुझे मैनेजमेंट आता होता पहले तो शायद मैं और अच्छा कर रहा होता। मैनेजमेंट में इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं, सेल्स कैसे देखनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, चार कैसे देखना है, अकाउंट्स कैसे देखना है, फाइनेंस। मैं प्योर डॉक्टर था, तो इन एरियाज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने अभी आपको अपने एक दोस्त से मिलवाया, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कुछ फॉर्मल एजुकेशंस के लिए, इनफॉर्मल एजुकेशंस के लिए। तब देन आई लर्न माई सेल्फ, तब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तब रिजल्ट्स आए। तो बाकी लोग मैं यही बोलूँगा, जो भी आप इंडस्ट्री में काम करो उसकी नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्री पे, जो है प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, सो दैट मतलब उसका अंदर बाहर सब आपको बताओ उसकी क्या चीज़ें हैं आपकी। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स हार नहीं मानी। एंटरप्रेन्योरशिप में एक ही चीज़ होता है, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ऐसी दुनिया में आज तो कोई प्रॉब्लम बनी नहीं सॉल्व नहीं। बिजनेस में थोड़ी है भाई, अगर मैंने बिजनेस खराब किया तो किसी और ने मुझसे लिया ना, तो उसने सॉल्व करी है या किसी तीसरे ने करी है, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, तो क्यों ना मैं ही कर दूँ। वो उसमें लोग बहुत बार हार मान लेते हैं, तो कंसिस्टेंसी छूट जाती है, या लोगों के बहुत बार होता है कमिटमेंट कम हो जाता है, या रेजिलियंस कम हो जाता है। So you said consistency, you said great product, and third you said management. बिल्कुल। Very interesting. One last thing which I want to ask you is, you've spoken about focus. Focus के बारे में बहुत आपने बात किया. You have to be very focused on the customer. You have to be very focused on the great product. What and आज के at least some of us entrepreneurs, हम activity को progress से confuse कर जाते हैं. How do we ensure कि focus is on progress and focus is not on activity? बहुत अच्छा सवाल है। तो मेजरमेंट गिव्स यू इनसाइट ऑल्सो, मेजरमेंट चेंजेस योर बिहेवियर ऑल्सो, मेजरमेंट गिव्स यू टूल ऑल्सो टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो अगर आपने कोई भी गोल्स बनाए, कोई भी डिज़ाइन किया, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी स्ट्रेटजी बनाई है, ग्रोथ की बनाई है, ऑपरेशंस की बनाई है, सेल्स की बनाई है, मार्केटिंग की बनाई है, कोई टेम्पलेट बनाया है, उस टेम्पलेट को ट्रैक करना है कि भाई क्या है टास्क, उसको कंप्लीट पहले तो ब्रेक डाउन कर दो टास्क इन एक्टिविटीज़ में, डिपार्टमेंट वाइज, टीम वाइज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कब स्टार्ट करेंगे, कब क्लोज करेंगे, और करंट प्रोग्रेस क्या इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, इवन किसको कौन कैप्चर करेगा, कौन एमआईएस निकालेगा। तो वो सारी चीज़ें आपने कर दी, डाटा मैनेजमेंट ठीक से कर लिया, तो आप प्रोग्रेस और एक्टिविटी दोनों को मेजर कर सकते हो। अब मेजरमेंट से तो आपको सारी सही इंसाइट मिल जाएगी, डाटा ड्रिवन इंसाइट मिल जाएगी, एविडेंस बेस्ड इंसाइट मिल जाएगी आपको, टीम को भी दिखा सकते हो। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा कैप्चरिंग, डाटा को एनालाइज करना, डाटा को रिव्यू करना, डाटा को फीडबैक देना, डाटा को ऑडिट करना, और डाटा के बेस पे नई नेक्स्ट प्लानिंग करना। Very important, sir. Dr. Gupta, this was very, very eye-opening and very, very deeply inspiring. I think आपकी जर्नी एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि इम्पैक्ट और करेज जब मिलता है तब एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बनता है. To everyone who is listening,
हेल्थ केयर इज नॉट जस्ट एन इंडस्ट्री. हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. नॉर्मली हम वीडियोस देखते हैं 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे. मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, इवन इफ यू आर नॉट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बट इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और इवन इफ यू आर अ CXO, इसे 0.75x के स्पीड पे देखिए, मल्टीपल लूप्स पे देखिए, आपको समझ में आएगा आपके काम में और हमारे काम में हाउ वी कैन इम्प्रूव. I am Mohit and this is Mohit's Mantra. Until next time, stay curious and thrive, not just survive. थैंक यू सो मच Dr. मोहित, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन. Thank you so much. Thank you so much.